हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक इस सीरीज़ में हमने एक पॉडकास्ट के फॉर्मेट में इकोलॉजी को समझने की कोशिश की है और इस यूनिट के 3 चैप्टर्स यहाँ पर हम कवर भी कर चुके हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम और हमारा बायोडाइवर्सिटी। अब फाइनली हम इस यूनिट के लास्ट चैप्टर यानी एनवायरमेंटल इश्यूज पर आ गए हैं, तो चलो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स बिगिन रीडिंग। ह्यूमन पॉपुलेशन साइज हैज ग्रोन एनॉर्मसली ओवर द लास्ट 100 years। ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले कुछ समय में, ये तो हम जानते ही हैं। This means increase in demand for food, water, homes, electricity, roads, automobiles and numerous other commodities। अब किसी भी इंसान को अगर जीवित रहना है तो बहुत सारी रिसोर्सेज वो यूटिलाइज करता है, बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सामान की उसको ज़रूरत पड़ती है। और यही रीज़न है कि पॉपुलेशन बढ़ने से अर्थ को नुकसान पहुंचेगा, हमारा जो एनवायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचेगा, बिकॉज दीज डिमांड्स आर एक्सर्टिंग ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। अब जैसे कि हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल्स में देखा कि रिसोर्सेज तो यार हमेशा ही लिमिटेड होंगी और अर्थ की भी एक लिमिट होगी कि इस पे कितने ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं, ह्यूमन बींग्स की कितनी पॉपुलेशन को ये सस्टेन कर सकती है। मगर ह्यूमन बींग्स ऐसी कोई लिमिट मान ही नहीं रहे हैं। लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, मेडिकल फील्ड में भी एडवांसमेंट्स हुए हैं, तो ओवरऑल लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है, फर्टिलिटी है वो बढ़ गई है। और हम देख रहे हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि रिसोर्सेज की अब धीरे धीरे कमी होने लगी है और सबको ये सारी ही चीज़ें चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, बिजली, पानी, सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसीलिए अर्थ पर लोड तो पड़ रहा है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और ह्यूमन पॉपुलेशन तो ऐसा लग रहा है कि अनलिमिटेड तरीके से बढ़ती चली जा रही है। सो इससे पोल्यूशन भी हो रहा है। द नीड ऑफ द आवर इज टू चेक द डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ अ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन विदाउट हॉल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि ह्यूमन बींग्स को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने से बिल्कुल ही बैन कर दें। जो है रिप्रोडक्शन तो होगा ही, नेटैलिटी तो होगी ही, पॉपुलेशन की ग्रोथ तो होगी ही, और डेवलपमेंट को भी पूरी तरह से नहीं रोक सकते। इसीलिए हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना है। एनवायरमेंटल इश्यूज जब हम पढ़ते हैं तो हम ये नहीं देखते कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है या उसको जड़ से कैसे मिटाया जाए। हम ये देखते हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन हमको मिले कि डेवलपमेंट भी हमको ना रोकनी पड़े और हमारी एनवायरमेंट को भी कम से कम नुकसान पहुंचे। तो दोनों ही चीज़ें दे गो हैंड इन हैंड और यही तरीका हमको यहाँ पर ढूंढना होता है। Pollution is any undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of air, land, water or soil। तो pollution की सबसे पहले शुरू में हमको यही डेफिनेशन बताई जाती है कि अगर कोई कंटैमिनेशन हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस, कोई बेकार चीज़ जो कि नुकसान पहुंचा सकती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ऐसी चीज़ एनवायरनमेंट में ऐड हो गई है, ऐसा सब्सटेंस आ गया है, तो इसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं और इस प्रोसेस को पोल्यूशन कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये एयर, लैंड, वाटर, सॉइल हमारी एबायोटिक एनवायरनमेंट के किसी भी एलिमेंट को अफेक्ट कर सकता है। Agents that bring about such undesirable change are called pollutants. In order to control environmental pollution, Government of India has passed Environment Protection Act in 1986 to protect and improve the quality of our environment, यानी एयर, वाटर एंड सॉइल, तीनों ही चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले एयर पोल्यूशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आर रेस्पिरेटरी नीड्स। अब एयर एक ऐसा रिसोर्स है कि सबको वो यूज़ करना ही करना है, मजबूरी है, एयर तो इनहेल करनी पड़ेगी। और इसमें अगर पोल्यूशन है, इसमें अगर कंटेमिनेंट्स हैं, इसमें अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, तब भी कुछ नहीं किया जा सकता। हमें उसी एयर को ब्रीद इन करना है। इसीलिए एयर पोल्यूशन इतनी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एयर को यूज़ भी करेंगे, एयर के आसपास भी रहेंगे, और अगर वो गंदी है तो कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है और वो एडवर्सली अफेक्ट करेगी ही करेगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को। सिर्फ एनिमल्स की नहीं, प्लांट्स के भी हेल्थ को ये एडवर्सली अफेक्ट करते हैं अगर एयर में पोल्यूटेंट्स हैं। Air pollutants cause injury to all living organisms. They reduce growth and yield of crops. Plants की भी growth को कम कर देते हैं, productivity को कम कर देते हैं, cause premature death of plants. Air pollutants also deleteriously affect the respiratory system of humans and animals. Harmful effects depend upon the concentration of pollutant, duration of exposure and the organism. अब कितना नुकसान एयर पोल्यूशन किसी को पहुंचा सकता है, सबसे पहले तो इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है। दूसरी चीज़ कि पोल्यूटेंट जो है कौन सा है और कितनी कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है एयर के अंदर। और तीसरी चीज़ कि कितनी देर के लिए उस पोल्यूटेंट का एक्सपोजर हमको मिल रहा है, कितनी देर के लिए हमें उसको ब्रीद इन करना पड़ रहा है। इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना नुकसान हमें पहुंचा सकता है। अब कहाँ से ये पोल्यूटेंट्स आते हैं? स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज रिलीज पार्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स टुगेदर विद हार्मफुल
together with harmless gases such as nitrogen, oxygen. These pollutants must be separated or filtered out before releasing the harmless gases into the atmosphere. तो अब जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी फैक्ट्रीज हैं, इनमें से जो भी गैशियस इफ्लुएंट निकल रहा है, हमें देखना पड़ेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस तो नहीं है, एटमॉस्फेयर में इसको डायरेक्टली हम रिलीज नहीं कर सकते, इससे पहले कि इसकी सफाई कर दी जाए. और अगर ऐसा कर लेते हैं, अगर इसके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन हो जाती है, रूल्स बन जाते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है. मगर देखा यही जाता है कि देर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. तो अब जो हवा हमारे फैक्ट्रियों से निकल रही है, जो स्मोक है, जो भी उसमें पार्टिकुलेट या गैशियस इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको साफ करने के भी हमारे पास कई तरीके होते हैं. तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ किया जा सकता है, एंड इट कैन रिमूव 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट. It has electrode wires that are maintained at several thousand volts, काफ़ी हाई वोल्टेज पे मेंटेन करे जाते हैं ये तार, एंड दे प्रोड्यूस कोरोना दैट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स. तो कोरोना डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है जाके डस्ट पार्टिकल्स पे या जो भी पार्टिकुलेट पोल्यूशन है उस पर जाके चिपक जाते हैं. जीज इलेक्ट्रॉन्स अटैच टू डस्ट पार्टिकल्स गिविंग देम नेट नेगेटिव चार्ज. तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि डिस्चार्ज हुए, जो कि बिजली का डिस्चार्ज हो रहा है, स्पार्क्स होते हैं, ऐसा दिखता है, इसने जाके हमारे डस्ट पार्टिकल्स को नेगेटिव चार्ज दे दिया. The velocity of air between the plates must be low enough to allow the dust to fall. तो उस तरह से हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है उसके पास जाके ये नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं और हमारी हवा उनसे फ्री हो जाती है. Now, another thing that we can use to clean the air before it is released into the atmosphere, a scrubber can remove gases like sulfur dioxide. हमारा स्क्रबर जो है एक ऐसा डिवाइस है हमारे पास, अगेन, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. इवन सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हमारे गैशियस पोल्यूटेंट को भी हटा सकता है. इन अ स्क्रबर, एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम. Recently, we have realized the dangers of particulate matter that are very, very small and not removed by these precipitators. तो हमारे पास स्क्रबर या प्रेसिपिटेटर है, वो थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे, उन्हीं को हटा पाएगा, लेकिन जो बहुत छोटे होते हैं उनको रिमूव करना इस तरह के डिवाइसेस के बस की बात नहीं होती. और अब हमें पता लगा है कि ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं यही हमको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. जो बड़े बड़े धूल के या धुएं के पार्टिकल्स हैं उनसे हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास भी यार कुछ तो मैकेनिज्म्स हैं ही कि पल्यूटेंट्स के साथ, डस्ट के साथ कोप किया जा सके. हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन और जो भी हेयर प्रेजेंट है उनकी वजह से हवा साफ हो जाती है. लेकिन जो बहुत ही छोटे साइज़ के हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उनको ना तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हटा पाता है, ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हटा पाता है, और वो हमारी लंग्स में अंदर तक चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर नुकसान पहुँचाते हैं. सो नाउ वी हैव फाउंड आउट कि जितना छोटा पोल्यूटेंट का पार्टिकल होगा उतना ही ज़्यादा वो नुकसान पहुँचाएगा. अकॉर्डिंग टू CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर, जिसको हम PM 2.5 कहते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ. These fine particulates can be inhaled deep into the lungs and cause breathing and respiratory symptoms, irritation, inflammation and damage to the lungs and premature death. तो एक तो हमने देखा कि हमारी जो फैक्ट्रीज हैं they are a major source of pollution, air pollution. दूसरी चीज़, automobiles. They are also a major cause for atmospheric pollution, at least in the metro cities. As the number of vehicles increase on the streets, this problem is now shifting to other cities too. तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत सारे व्हीकल्स हैं रोड्स पे, और हर एक व्हीकल अपना जो भी पल्यूटिंग एयर है वो रिलीज कर रहा है, एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन दे रहा है. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स अलॉन्ग विद यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन रिड्यूस द पोल्यूटेंट्स दे एमिट. Catalytic converters having expensive metals like platinum, palladium and rhodium as the catalyst are fitted into automobiles for reducing emission of poisonous gases. As the exhaust passes through the catalytic converter, unburnt hydrocarbons are converted into carbon dioxide and water, and carbon monoxide and nitric oxide are changed to carbon dioxide and nitrogen gas respectively. तो हम देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ह्यूमन हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, ये जो कन्वर्टर्स लगाए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और वैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो हमारा जो भी गैस निकल रही है, जो भी हमारा एग्जॉस्ट निकल रहा है ऑटोमोबाइल से, वो थोड़ा हार्मलेस गैसेस का कंपोज हो, उसकी कॉम्पोजिशन बदल जाए, और अगर कोई भी उसको इनहेल करे तो उतना ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे. तो इस तरह से ऑटोमोबाइल्स में से निकलने वाले जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस होते हैं. बस बात यही है कि चाहे हम फैक्ट्रीज़ की बात करें, चाहे ऑटोमोबाइल्स की बात करें, इस डिवाइस को यूज़ करना मैंडेटरी होना चाहिए. हम ये लॉज बनाएं और उनको एनफोर्स करें
ताकि डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है बिना एनवायरनमेंट को डिग्रेड किए बिना हम कंटिन्यू कर सकें। तो देखो, ऑटोमोबाइल्स एक मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन का, वहाँ पर हम गाड़ियों में इस तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर लगा सकते हैं ताकि जो भी गैसेज एमिट हो रही हैं वो हार्मलेस बन जाए। उसी तरह से हमारे पास स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर था फैक्ट्रीज के लिए। मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलेडेड पेट्रोल बिकॉज लेड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट। अच्छा, in India, the Air Pollution Act came into force in 1981, but it was amended in 1987 to include noise also as an air pollutant. अब एयर पोल्यूशन को सिर्फ जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वही नहीं, बल्कि और एक्सटेंड कर दिया इस टर्म को, और नॉइज़ को भी एयर पोल्यूशन में ही इंक्लूड किया गया कि अगर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए ये भी नुकसानदायक है और इसको भी एयर पोल्यूशन का ही हिस्सा माना जाएगा। नॉइज इज एन अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड। तो जब ज़्यादा शोर हो रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत तेज़ हो, उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, कभी कभार अगर लगातार कोई आवाज़ हमारे पास आ रही है जो कि अनडिज़ायरेबल है और भले उसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा ना हो, धीमी ही हो, फिर भी हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल तो होता ही होता है। We have got used to associating loud sounds with pleasure and entertainment, not realizing that noise causes psychological and physiological disorders in humans. तो हमारे जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है हम देखते हैं कि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से गाना बजाना होता है। हम लोगों को आदत है, कई कल्चर्स में जो है शोर को खुशी के साथ एसोसिएट किया जाता है और हमारे देश में भी ऐसा ही है। लेकिन अगर लंबे समय तक इस तरह की नॉइज़ से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में आवाज़ आ रही है, हम एक्सपोज होते हैं, तो हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करता है। ये तो हम जानते ही हैं कि आवाज़ कितनी तेज़ है, इसकी इंटेंसिटी को डेसिबल में मेजर किया जाता है। अ ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल, अगर 150 डेसिबल या इससे ज़्यादा साउंड के लेवल से हम एक्सपोज हो जाएं, लाइक the one generated by the takeoff of a jet plane or a rocket, it may damage eardrums and permanently impair our hearing ability. तो अगर बहुत तेज़ आवाज़ से एक्सपोज होते हैं तो ऐसे केस में हमारे कान डैमेज हो जाते हैं, हियरिंग एबिलिटी हम लूज़ कर सकते हैं। इवन क्रॉनिक एक्सपोजर टू अ रिलेटिवली लोअर नॉइज लेवल ऑफ सिटीज़ में परमानेंटली डैमेज हियरिंग एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमंस। तो अगर नॉइज़ का लेवल कम भी है लेकिन लगातार वो नॉइज़ आ रही है तो हमें उसकी आदत तो पड़ जाती है, लेकिन नुकसान हमें वो भी पहुँचाता है। इट कॉजेज स्लीपलेसनेस, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, ब्रीदिंग पैटर्न एंड इट कंसिडरेबली स्ट्रेसेस ह्यूमंस। तो ह्यूमन बींग्स रियलाइज नहीं करते हैं क्योंकि हमें हर चीज़ की आसानी से आदत पड़ जाती है, लेकिन नॉइज़ जो है बहुत हार्मफुल चीज़ है और फिजिकल, साइकोलॉजिकल दोनों तरह की हेल्थ को अफेक्ट करता है और स्ट्रेस का कारण बनता है। कंसिडरिंग द मेनी डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, you can identify the unnecessary sources of noise pollution around you, which can be reduced immediately without any financial loss to anybody. Reduction of noise in our industries can be affected by use of sound absorbent materials or by muffling the noise. Stringent following of laws laid down in relation to noise, like delimitation of horn-free zones around hospitals and schools, permissible sound levels of crackers in loudspeakers, timings after which loudspeakers cannot be played, etc., needs to be enforced to protect ourselves from noise pollution. तो यही देखते हैं हम कि हमारे पास बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए पोल्यूशन को कम करने के तरीके तो होते हैं, लेकिन इन तरीकों को एनफोर्स करना, मेक श्योर करना कि सब लोग इन्हें अपना रहे हैं, इन्हें यूज़ कर रहे हैं और हमारी डेवलपमेंट की प्रोसेस रोके बिना हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यही हमारा यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर सवाल रहता है। अच्छा, हर तरह के पोल्यूशन के लिए इन्होंने कुछ केस स्टडीज़ भी हमको दिए हुए हैं हमारी एनसीईआरटी बुक में, लेकिन उन केस स्टडीज़ में कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे कि एयर पोल्यूशन के केस में हमारे पास दिल्ली की केस स्टडी उन्होंने दी हुई है कि पहले इतने सारे व्हीकल्स थे, इतने सारे ऑटो चलते थे, सब पेट्रोल पे चलते थे, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था। और फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया कि उन सबको मैंडेटरी कर दिया कि तुमको सीएनजी पे ही चलना पड़ेगा, और क्योंकि पेट्रोल के कंपैरिजन में ये क्लीनर फ्यूल है, थोड़ा इको फ्रेंडली है, इसीलिए दिल्ली के एयर पोल्यूशन के लेवल को कम करने में इससे हमें काफ़ी मदद मिली। तो ये हमारे पास हो जाता है केस स्टडी एयर पोल्यूशन का। अब आ जाओ वाटर पोल्यूशन पे, क्योंकि केस स्टडीज़ मेरे साथ डिस्कस करने की आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप उसको खुद भी रीड करोगे तो आपको बढ़िया समझ आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो चलो वाटर पोल्यूशन के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव बीन अब्यूजिंग द वाटर बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड बाय डिस्पोजिंग इनटू देम ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट। अब ह्यूमन बींग्स को तो यही लगता है कि रनिंग वाटर है तो इसमें चाहे कितनी भी गंदगी हो वो तो आगे बह जाएगी और पीछे से दोबारा साफ पानी आ जाएगा, लेकिन अब हमें पता है कि असल में ऐसा नहीं है। वी टेंड टू बिलीव दैट वाटर कैन वॉश अवे एवरीथिंग, नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट वाटर बॉडीज आर आवर लाइफलाइन एज वेल एज दैट ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्यू टू सच एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन काइंड, the ponds, lakes, streams, rivers, estuaries, oceans, they are becoming polluted in several parts of the world. Realizing the importance of maintaining cleanliness of water bodies, the government of India has passed the Water
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इन 1974। तो इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, जो भी डेट्स मैंने अभी तक मेंशन की हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फिर एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का, ये कौन से साल में पास हुए हैं, ये हमको ज़रा ध्यान रखना होता है इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें से नीच में सवाल पूछ लिया जाता है। बाकी तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट भी इसमें नहीं है, आराम से बड़े ही जल्दी और सही स्पीड से हम इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो वाटर का प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1974 में, वाटर पोल्यूशन वाला एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने पास किया था वाटर रिसोर्सेज को, वाटर बॉडीज को बचाने के लिए। अब वाटर पोल्यूशन होता तो है, लेकिन जैसे एयर पोल्यूशन के हमने एक दो मेन सोर्स देखे, एक तो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, तो वैसे ही वाटर पोल्यूशन का क्या सोर्स है? मेनली डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। एज वी वर्क विद वाटर इन आवर होम्स, in the cities and towns, we wash everything into drains. Have you ever wondered where the sewage that comes out of our houses goes? हमें environmental issues के बारे में अगर समझना है तो सबसे पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल को क्वेश्चन करना होता है कि हम इतना सारा पानी बहा देते हैं, वो नाली में तो चला जाता है, लेकिन वो नाली आगे कहाँ जाती है? हम हमारे घर में इतना सारा कूड़ा जनरेट करते हैं, इतना सारा गार्बेज होता है, इतना सारा वेस्ट होता है, हम तो उसको कूड़े वाले को दे देते हैं, हम तो उसको अपने घर से बाहर रख देते हैं, लेकिन इसके बाद वो कहाँ पहुँचता है? तो हमारे जो भी डेली लाइफ में हम चॉइसेस ले रहे हैं, किस तरह से हमारी सराउंडिंग्स को, हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, ये हमें सोच के चलना चाहिए। सो टाउन्स और सिटीज़ में तो ये ड्रेन्स में जाता ही है, सीवेज सिस्टम होता ही है। व्हाट हैपन्स इन विलेजेस? इज द सीवेज बीइंग ट्रीटेड बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट रिवर एंड मिक्सड विद इट? A mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use. अब ये जो सीवेज है, इसमें सबसे दुख की बात ये है कि है तो ये गंदा पानी, लेकिन असल में इसमें गंदगी की जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा कम होती है। क्योंकि आप सोचो कि अगर आप एक बाल्टी पानी से नहा रहे हो तो उसमें आपकी बॉडी से कितनी डर्ट निकल गई होगी। कम से कम अगर एक बाल्टी पानी आप यूज़ कर रहे हो तो उसके बराबर की या कंपेरेबल अमाउंट की डर्ट तो हमने उसमें नहीं बहाई होगी। तो हम किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए जितना पानी यूज़ करते हैं, असल में उतनी इम्प्योरिटीज़ उस चीज़ में नहीं होती हैं। सोचो, अगर एक बाल्टी पानी से हम नहा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे शरीर से भी एक बाल्टी मैल निकल जाएगा। बहुत ही एक माइन्यूट अमाउंट होगा, और बाकी सारा पानी जो भी हमने बहा दिया अपने शरीर को साफ़ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा था और असल में इम्प्योरिटीज़ का अमाउंट था बहुत कम। तो अब जो सीवेज बनी उसमें यही बड़े दुख की बात है कि ज़्यादातर पानी तो उसमें साफ़ है, इम्प्योरिटीज़ बहुत कम है, लेकिन फिर भी इन इम्प्योरिटीज़ के बावजूद भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अ mere 0.1% इम्प्योरिटीज़ मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़। वी हैव रीड अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सॉलिड्स आर रिलेटिवली ईजी टू रिमूव। सॉलिड्स को तो हटाया जा सकता है फिजिकल मेथड से, कोई सॉलिड वेस्ट है तो। वॉट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव are dissolved salts such as nitrates, phosphates and other nutrients. Domestic sewage primarily contains biodegradable organic matter which readily decomposes thanks to bacteria and other microorganisms. तो जो हमारे घर का वेस्ट है उसमें मेनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है, हमारे ह्यूमन बींग्स का वेस्ट मैटर होता है, एंड ये हमारे नेचर में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिग्रेड कर सकते हैं. They can multiply using organic substances as substrates and utilize some of the components of sewage. Is it possible to estimate the amount of biodegradable organic matter in sewage water by measuring the biochemical oxygen demand? तो biological oxygen demand या biochemical oxygen demand यानी BOD जो हमारा है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे पानी में, वेस्ट वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है ये मेजर करने के लिए. In the chapter on microorganisms, we also read about the relation with BOD, microorganisms and amount of biodegradable matter. तो ये तो हमने देखा कि हमारे घरों से, फैक्ट्रियों से, कहीं से भी जो इफ्लुएंट्स निकल रहे हैं या वेस्ट वाटर निकल रहा है वो जाके हमारी वाटर बॉडीज़ को पल्यूट कर सकता है, वहाँ पर पल्यूशन कॉज कर सकता है. जैसे कि हमारे फैक्ट्रियों में से निकलने वाले धुएँ को जब तक हम साफ़ नहीं कर देते हैं, थोड़ा फिल्टर नहीं कर देते हैं, हमें उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं करना चाहिए. वैसे ही हमारे सीवेज के साथ भी है, वेस्ट वाटर के साथ भी है कि जब तक हम इसकी सफाई नहीं कर देते, हार्मफुल सब्सटेंसेस को इसमें से हटा नहीं देते, तब तक हमें किसी नेचुरल वाटर बॉडी में जाकर इसको मिलने नहीं देना चाहिए. तो चलो अगली बार यही देखेंगे कि अगर ऐसा होता भी है, अगर बहुत सारे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस किसी वाटर बॉडी में पहुंच भी जाते हैं तो यहाँ पर किस तरह की चेंजेस ये इंड्यूस कर सकते हैं और क्या सिग्निफिकेंस है वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने की, क्यों हमें इसको रोकना ज़रूरी है. तो यहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की हमने बात की थी, इसके सिग्निफिकेंस को आगे और समझेंगे और वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड कई सारे एस्पेक्ट्स अगली बार डिस्कस करते हैं. तो चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अभी तक बात कर रहे थे हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर वाटर पोल्यूशन के बारे में.
थोड़ा थोड़ा हमने इसके बारे में जाना, हमने देखा कि जो सीवेज निकलता है ना हमारे घर से, उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम होती हैं और साफ़ पानी होता है ज़्यादा। और इस छोटे से परसेंटेज की वजह से जो कि इम्प्योरिटीज़ का उसके अंदर है, उस पानी को हम गंदा मान लेते हैं, यूज़ नहीं कर पाते। तो क्या क्या इस 0.1% इम्प्योरिटी में आता है? सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं जिसमें मिट्टी हो सकती है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कुछ कोलॉइडल मटेरियल हो सकता है जैसे ह्यूमन वेस्ट है, फीकल मैटर है, बैक्टीरिया है, कपड़ा है, पेपर के फाइबर्स हैं जैसे टिश्यू पेपर वगैरह या पेपर टॉवल्स अगर कोई फेंक दें तो ये कोलॉइडल से बन जाएंगे हमारे पानी के अंदर। और कुछ डिजॉल्व मटेरियल्स भी होते हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जिसमें नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट्स, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, ये सारी चीज़ें हमको मिल सकती हैं। अच्छा, अगर वेस्ट वाटर को हम किसी नेचुरल वाटर बॉडी में रिलीज करते हैं तो एक ग्राफ बनाया हुआ है किस तरह से ये अफेक्ट करेगा हमारे नेचुरल वाटर बॉडी को, उसके बारे में। तो सबसे पहले बीओडी जो है पानी का वो ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे वेस्ट वाटर में बहुत सारे डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। तो सबसे पहले सीवेज डिस्चार्ज होते ही जो बीओडी है वो बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा। बीओडी बढ़ने का मतलब आप ये समझो कि जितना ज़्यादा बीओडी है ना, समझो उतना ही गंदा पानी है। पानी जितना गंदा होगा उसमें जितनी इंप्योरिटीज़ होंगी, जितना वेस्ट होगा, उसका बीओडी उतना ही बढ़ जाता है। और ऐसे पानी को अगर आप किसी नेचुरल वाटर बॉडी में डालोगे तो वहाँ वो ऑक्सीजन का लेवल घटा देगा। तो हमारे ग्राफ में हमको दिखता है कि जैसे ही वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हुआ, सीवेज डिस्चार्ज हुई किसी नेचुरल वाटर बॉडी में, तो वहाँ पर सबसे पहले बीओडी इंक्रीज और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। लेकिन थोड़ी दूर पे जाके जो नेचुरल वाटर बॉडी है वो खुद को रिकवर करेगी। और जब हम देखते हैं कि डाउन स्ट्रीम आगे जाके उस वाटर बॉडी का क्या हाल है, तो अल्टीमेटली यही होता है कि बीओडी कम हो जाता है और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल वापस नॉर्मल पहुँच जाता है। तो सिर्फ वाटर बॉडी नहीं है, किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम में ये एबिलिटी तो होती है कि बाहर से अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, चाहे वो किसी नेचुरल इवेंट की वजह से हो या ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से हो, उस डिस्टर्बेंस को रेजिस्ट करके और अपने नेचर को वो मेंटेन कर सके, अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन कर सके। तो यही हम देखते हैं कि पोल्यूशन की वजह से नेचुरल वाटर बॉडीज डिग्रेड तो होती हैं, लेकिन अगर इस पोल्यूशन को रोक दिया जाता है तो अपने आप ही ये रिकवर करने की भी कोशिश करेगी। इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हम देखते हैं कि बीओडी और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन दोनों चीज़ें वापस से नॉर्मल आ जाती हैं। तो यहाँ पर these are the changes that one may notice following the discharge of sewage into a river. Microorganisms involved in biodegradation of organic matter in the receiving water body consume a lot of oxygen, and as a result there is a sharp decline in dissolved oxygen downstream from the point of sewage discharge. This causes mortality of fish and other aquatic creatures. तो यही बात है, गंदा पानी, ज़्यादा बीओडी वाला पानी अगर रिलीज होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो वेस्ट था उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन यूज़ करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन का लेवल अगर पानी में कम हो जाएगा तो बाकी जो भी एनिमल्स उसके अंदर रह रहे थे, जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम हमारा बना हुआ था, उन सभी को नुकसान पहुंचता है, उन सभी की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। Presence of large amounts of nutrients in water also causes excessive growth of planktonic algae called an algal bloom. अब प्लैंकटन मतलब जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जो मोटाइल नहीं होते, बस पानी की लहरों के साथ, वाटर करंट्स के साथ ही इधर उधर मूव करते रहते हैं, अदरवाइज खाली फ्लोट करते हैं पानी पे। तो अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ता है तो इस तरह के एल्गी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ करने लगते हैं उस पानी के अंदर, एंड इट इम्पार्ट्स अ डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज़। आपने भी देखा होगा कई बार कि कुछ वाटर बॉडीज़, कुछ तालाब ऐसे होते हैं जो पूरे हरे हरे हो गए हैं, बदबू आ रही है उनमें से। तो इसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पर इस तरह के एल्गी की ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा, और पूरा का पूरा इकोसिस्टम उसने ख़राब कर दिया है। एल्गल ब्लूम्स कॉज डिटरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। वही बात है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल घटा देते हैं, वहाँ पर जो भी फिशेज रह रही होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे होते हैं, उनकी भी डेथ होती है। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। कई सारे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होते हैं। You may have seen the beautiful mauve-colored flowers found on very appealingly shaped floating plants and water bodies. These plants, which were introduced into India for their lovely flowers, have caused havoc by excessive growth and causing blocks in our waterways. तो ये हमारा टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ का प्लांट है, जो कि इंडिया में लाया गया था क्योंकि सुंदर से पर्पल कलर के जैसे इसके फ्लावर्स होते हैं, दिखने में अच्छा लगता है, पानी में ग्रो करता है। लेकिन वही बात है कि किसी एलियन स्पीशीज़ को अगर वहाँ पर लाकर रख दोगे जहाँ वो नेचुरली नहीं पाई जाती है, इंट्रोड्यूस कर दोगे एक नए इकोसिस्टम के अंदर, तो वहाँ पर उसको रोकने वाला तो कोई है नहीं, उसकी पॉपुलेशन को चेक करने वाला तो कोई है नहीं। और इस प्लांट ने भी ऐसा ही किया कि ये एक एक्वेटिक वीड के रूप में दूर दूर तक फेमस हो गया। इतनी तेज़ी से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है कि हम उनको हटा भी नहीं पाते हैं, प्लांट्स का नंबर इतनी जल्दी बढ़ता है और पूरी वाटर बॉडीज़ को कवर कर लेता है और
सीधी सीधी बात है कि अगर किसी एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो भी कम्युनिटी के अंदर दूसरे स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं उनको तो नुकसान होगा ही होगा। तो यही वाटर हाइसिंथ ने किया कि पूरी वाटर बॉडीज़ को इसने ब्लॉक कर दिया, इतनी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई, इतने फिनोमिनल रेट पे मल्टीप्लाई किया कि वाटर बॉडीज़ को कवर कर लेता था। वहाँ पर जो भी एनिमल्स रह रहे हैं या दूसरे प्लांट्स रह रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम कर देते थे। इतने सारे प्लांट्स जब उगे हुए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ी हुई है और एज अ रिजल्ट बाकी की पूरी कम्युनिटी को ये नुकसान पहुंचा रहे थे। तो दे ग्रो फास्टर देन आवर एबिलिटी टू रिमूव देम। दीज प्लांट्स ऑफ वाटर हाइसिंथ यानी इकॉर्निया आर द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक aquatic weed, also called terror of Bengal. They grow abundantly in eutrophic water bodies and lead to an imbalance in ecosystem dynamics of the water body. कुल मिला के पूरा का पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगाड़ देता है। तो अब देखो, ये हमारे वाटर पोल्यूशन की वजह से एक तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, बीओडी बढ़ रहा है, दूसरी चीज़ जो एक्सेसिव एल्गी की ग्रोथ है उससे भी वाटर बॉडी ख़राब होती है, और कई बार तो प्लांट्स की ग्रोथ भी एनहांस कर देते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, ये जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जो वेस्ट प्रेजेंट है पानी में, और टेरर ऑफ बंगाल जैसे प्लांट्स को भी ग्रो करने में हेल्प करता है। Sewage from our homes as well as from hospitals are likely to contain many undesirable pathogenic microorganisms, and its disposal into water without proper treatment may cause outbreak of serious diseases such as dysentery, typhoid, jaundice, cholera। भाई बहुत सारी waterborne diseases होती हैं जो कि contaminated पानी को पीने से हो सकती हैं, contaminated food and water के थ्रू वो स्प्रेड होती हैं। इसीलिए सीवेज में तो तरह तरह के जर्म्स होंगे ही होंगे, उसको साफ करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये वाटर बॉडीज़ में जाके मिल जाएगी और फिर उस पानी को किसी ने यूज़ कर लिया तो डिजीज़ेस का आउटब्रेक हो सकता है, डिजीज़ेस फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। Unlike domestic sewage, waste water from industries like petroleum industry है, paper manufacturing है, metal extraction processing, chemical manufacturing often contains toxic substances, notably heavy metals. That is the elements with density greater than 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जैसे कि मर्क्यूरी है, कैडमियम है, कॉपर है, लेड है, एंड अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो, हमारे घर से जो वेस्ट निकल रहा है उसमें क्या होगा, हमारा ही वेस्ट मैटर होगा और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ही होंगे, मेनली उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट डिजॉल्व रहेंगे। लेकिन जो डोमेस्टिक सीवेज है वो एक तरफ, जो फैक्ट्रीज में से निकल रहा है, इंडस्ट्रीज में से इफ्लुएंट निकल रहा है, जो पानी निकल रहा है, उसमें तो और भी कई तरह के टॉक्सिक वेस्ट हो सकते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं बल्कि हेवी मेटल्स भी उसके अंदर हमको मिल सकते हैं। A few toxic substances often present in industrial wastewaters can undergo biological magnification, इसको biomagnification बोलते हैं, in the aquatic food chain. Biomagnification refers to increase in concentration of toxicant at successive trophic level। तो यार हमारी जो फूड चेन होती है उसमें कई सारे लेवल्स होते हैं, एक के बाद एक कई ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे फीड कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं खाने के लिए। अब बायोमैग्निफिकेशन क्या है, कई बार हमारी एनवायरनमेंट में कोई ऐसा कंटामिनेंट आ जाता है जिसको पचाना या जिसका ब्रेक डाउन करना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, हमारे बॉडी के बस की बात तो नहीं है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो सकता। तो होता क्या है, इस तरह के सब्सटेंस हमारे शरीर में चले तो गए, चाहे फूड के थ्रू गए, वाटर के थ्रू गए या एनवायरनमेंट में से एब्जॉर्ब हो गए। अब लेकिन हमारी बॉडी को समझ नहीं आता है कि उसका क्या किया जाए, उसका ब्रेक डाउन करना हमारी बॉडी को आता ही नहीं है, उसको पचा नहीं सकती है, उसको अक्यूमुलेट ही कर सकती है, खाली उसको इकट्ठा करके अपने पास रख सकती है। ना तो एलिमिनेट कर पा रही है, ना बॉडी से निकाल पा रही है, और ना ही उसका ब्रेक डाउन कर पा रही है, ना उसको डिग्रेड कर पा रही है। तो ऐसे में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी करती क्या है कि उस चीज़ को इकट्ठा करके अपनी बॉडी में वो ऑर्गेनिज्म रखे रहता है। उसका क्या करना है ये तो समझ नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि हम जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं। और बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, हम अपने फूड चेन में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना ऑर्गेनिजम्स के शरीर में, वो बढ़ती जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी बुक ने हमको एक एग्जाम्पल दिया। सपोज पानी में डीडीटी था। डीडीटी एक बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है जिसको पहले मच्छरों को मारने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब हमें पता लग गया है कि ये हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स में अक्यूमुलेट होता है। नेचुरल इकोसिस्टम्स को तो ये एडवर्सली अफेक्ट करता ही है, वहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए आप सपोज एग्जांपल डीडीटी का ही ले लो कि पानी में डीडीटी प्रेजेंट था। अब जो जू प्लैंक्टन थे इस पानी के अंदर, सबसे पहले पानी के बाद तो हमारा फूड चेन जो शुरू होगी चलो फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होगी। तो जो फाइटोप्लैंक्टन थे उनके शरीर में पानी की वजह से, क्योंकि वो पानी में ही तैर रहे हैं, कुछ डीडीटी का अमाउंट आएगा। अच्छा, नेक्स्ट लेवल पे जो जू प्लैंक्टन है वो तो फाइटोप्लैंक्टन पे ही फीड करेंगे। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन के शरीर में डीडीटी थी तो ये जू प्लैंक्टन के शरीर में भी चली गई। ठीक है, अब जो छोटी मछलियाँ होंगी, स्मॉल फिशेस, ये फीड करेंगी हमारे जू प्लैंक्टन पे। तो अब जितने भी जू प्लैंक्टन इस
मछली ने खाए, उन सबके शरीर का डीडीटी इसके शरीर में इकट्ठा हो गया। फिर एक छोटी मछली पे फीड करेगी एक बड़ी मछली, लार्ज फिश। तो अब सोचो कि सारी छोटी मछलियों के शरीर में थोड़ा थोड़ा डीडीटी एक्यूमुलेट हो रखा है, इकट्ठा हो रखा है, और एक बड़ी मछली अपने लाइफ टाइम में कितनी सारी छोटी छोटी मछलियां खा जाएगी। तो ऐसे में जितनी भी मछलियां उसने खाई उन सबके शरीर का डीडीटी आ गया उसकी बॉडी में। और फाइनली सबसे ऊपर इसमें रखा हमने फिश ईटिंग बर्ड्स को। तो अल्टीमेटली पानी में जितना डीडीटी का लेवल था हर ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ते 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 बढ़ते, सोचो ना, एक फिश ईटिंग बर्ड है जिसको हम टॉप कार्निवोर मान रहे हैं, तो वो कितनी सारी फिशेस अपनी लाइफ में खाएगी, और इन सभी फिशेस की बॉडी में जो भी डीडीटी इकट्ठा हो रखा था वो सारा उसके शरीर में जमा हो जाएगा। तो इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं कि कुछ ऐसा सब्सटेंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, खाली इकट्ठा हो सकता है, वो हर ट्रॉपिक लेवल पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे ही फ्लो चार्ट में हमें दिखाया है कि पानी में अगर डीडीटी का लेवल काफ़ी कम था, 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, तो फिश ईटिंग बर्ड तक पहुंचते पहुंचते फूड चेन में आगे बढ़ते बढ़ते ये 25 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। तो कई गुना, मैनी फोल्ड ये बढ़ जाता है हर ट्रॉपिक लेवल पे, क्योंकि ये सब्सटेंस इकट्ठा हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर में। तो एक्वेटिक फूड चेन में ये बायोमैग्निफिकेशन भी हम देखते हैं। और भाई ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, हार्मफुल सब्सटेंस है, तो जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। So biomagnification refers to increase in concentration of toxicant at successive tropic levels. यही बात यहाँ पर समझाई हुई है. This happens because a toxic substance accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted, and it is thus passed on to the next higher tropic level. This phenomena is well known for mercury and DDT. Mercury और DDT दोनों के केस में ऐसी बायोमैग्निफिकेशन हमने देखी है. यहाँ पर DDT की बायोमैग्निफिकेशन एक्वेटिक फूड चेन के अंदर हमने डिस्कस की. In this manner, concentration of DDT increased at successive tropic levels. If it starts at 0.003 parts per billion in water, it can ultimately reach 25 parts per million in the fish-eating birds through biomagnification. Higher concentrations of DDT disturb calcium metabolism in birds, which causes thinning of eggshell and premature breaking, eventually causing decline in bird populations. तो जो eggs lay करते हैं ये birds, इनके शरीर में काफ़ी DDT की concentration ज़्यादा है, तो DDT क्या करेगा कि properly calcium का metabolism नहीं होने देगा, और जब birds egg lay करेंगे तो उनका जो अंडे का shell होता है जो कि surround करके रख रहा है बच्चे को, वो तो calcium का ही बना होता है. अब ये जो shell है पतला हो जाता है और ये आसानी से टूट भी जाता है, तो ultimately birds अच्छे से reproduce नहीं कर पाएंगे, उस अंडे में से बच्चा बाहर निकल के नहीं आ पाएगा, और इसी कारण से डीडीटी की वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हुई है. अच्छा, एक और फिनोमेना हमको देखने को मिलता है जो वाटर बॉडीज़ को अफेक्ट करता है. इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन. इट इज़ द नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर. तो एक लेक जब नई नई बनती है तो उसमें पानी बिल्कुल साफ होता है, उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि इस लेक के कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ बदलते हैं, जो कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं. लेक की एक नेचुरल एजिंग की जो प्रोसेस है उसी को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है. जब धीरे धीरे इसके पानी में न्यूट्रिएंट्स आने लगते हैं, फिर उन डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने लगती है. मगर हम देखते हैं कि पल्यूटेड वाटर की वजह से, पोल्यूशन की वजह से ये जो यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस है ये अपनी नेचुरल ग्रेजुअल स्पीड पे होने के बजाय बहुत तेजी से होने लगती है. सो इन अ यंग लेक द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर, सपोर्टिंग लिटिल लाइफ. बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल हमारे पास साफ पानी होता है. With time, streams draining into the lake introduce nutrients such as nitrogen and phosphorus, which encourage the growth of aquatic organisms. तो समय के साथ कई सारे nutrients इस lake में enter कर जाते हैं कई different sources से. As the lake's fertility increases, plant and animal life burgeons, and organic remains begin to be deposited on the lake bottom. धीरे धीरे nutrients का level बढ़ता है. अब nutrients होंगे तो उन nutrients के पीछे पीछे living organisms भी आएंगे, एक community establish हो जाती है, और इस पूरी community का जो भी waste material है या जिनकी भी डेथ होगी, उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो सारी इस लेक के तले में नीचे इकट्ठी हो जाएंगी. As the lake's fertility increases, organic remains are deposited on the bottom. Over the centuries, as silt and organic debris pile up, the lake grows shallower and warmer, with warm water organisms supplanting those that thrive in a cold environment. तो समय के साथ क्या होता है, क्योंकि इसके तले में सामान इकट्ठा होता जा रहा है, काफ़ी सारा ऑर्गेनिक मैटर, काफ़ी सारा डेब्री पाइल अप हो रहा है, तो इसकी गहराई भी घट जाती है और इसका पानी भी धीरे धीरे वार्म होने लगता है, पहले जो कि एकदम ठंडा रहा करता था. Marsh plants take root in the shallows and begin to fill in the original lake basin.
तो जो हमारा पानी है उतना गहरा नहीं रहा तो वहाँ पर प्लांट्स भी उगने लगते हैं. इवेंचुअली द लेक गिव्स वे टू लार्ज मासेस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स, जिसको हम बॉग बोलते हैं, फाइनली कन्वर्टिंग इनटू लैंड. तो यही हमने देखा था, हमारी जो सक्सेशन की प्रोसेस होती है उसमें यही होता है कि एक बहुत ज़्यादा वेट हैबिटेट है, एक लेक बनी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पर भी उसकी गहराई कम होती जाएगी, धीरे धीरे बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पर उगने लगेंगे और अल्टीमेटली ये लेक भी लैंड में ही कन्वर्ट हो जाएगी. Depending on climate, size of the lake and other factors, the natural aging of a lake may span thousands of years. तो ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं कि लेक ऐसे ऐसे चेंज होती है, समय के साथ उसमें ये चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस उतने ड्रास्टिक नहीं है और ग्रेजुअली काफ़ी लंबे समय में होते हैं. However, pollutants from man's activities like effluents from industries and homes can radically accelerate the aging process. तो वैसे तो यूट्रोफिकेशन कोई बुरा शब्द नहीं है, यूट्रोफिकेशन नेचुरली किसी भी लेक में होती ही है, किसी भी वाटर बॉडी में होती ही है, लेकिन जब ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा फालतू के सब्सटेंसेस अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से किसी लेक में ऐड कर देते हैं, उसका वाटर पल्यूट हो जाता है, तो ये यूट्रोफिकेशन की जो प्रोसेस है ये बहुत तेज़ी से होने लगती है, बहुत फास्ट हो जाती है. दिस phenomenon has been called cultural or accelerated eutrophication. During the past century, lakes in many parts of the earth have been severely eutrophied by sewage and agricultural and industrial waste. The prime contaminants are nitrates and phosphates, which act as plant nutrients. They overstimulate the growth of algae, causing unsightly scum and unpleasant odors, and robbing the water of dissolved oxygen, vital to aquatic life. तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए तो वहाँ पे बहुत सारे एल्गी वगैरह उगने लगेंगे. जब ये ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और बाकी जो भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको दिक्कत होने लगेगी. इस तरह से यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस में जो एक लेक की नेचुरल कम्युनिटी बनी हुई होती है उसके अंदर, वो ख़राब हो जाती है. क्यों? कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की ज़्यादा ग्रोथ की वजह से, जैसे कि एल्गी की हमने बात की थी, एल्गल ब्लूम वगैरह हो जाता है. एट द सेम टाइम द पोल्यूटेंट्स फ्लोइंग इनटू अ लेक में पॉइजन होल पॉपुलेशंस ऑफ फिश whose decomposing remains further deplete the water's dissolved oxygen content. In such a fashion a lake can literally choke to death. तो इस तरह से अगर ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट होने लगता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाते हैं, तो लेक की जो हमारी नेचुरल स्टेट थी, जो प्रिस्टीन स्टेट थी, वो ख़राब हो जाती है और धीरे धीरे वो लेक भी उसी बिल्कुल एल्गल ब्लूम के वाले वाटर बॉडी की तरह हमको दिखने लगती है. जैसा कि हम देखते हैं कई जगह हम पाएंगे कि पूरी हरी हरी काई जमी हुई है और पूरा हमारा वाटर बॉडी जो कि पहले साफ पानी ऑब्वियसली वहाँ पर होता होगा, ख़राब हो जाता है इन प्रोसेसेस की वजह से. अच्छा, heated wastewaters flowing out of electricity generating units, that is the thermal power plants, constitute another important category of pollutant. भाई तुमने पानी को बिल्कुल गंदा नहीं किया, तुमने उसमें कोई भी गंदगी नहीं डाली, कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं डाला, लेकिन ऐसा हो सकता है कि गर्म पानी को एक वाटर बॉडी में डाल देने की वजह से वो भी एक ये हीट जो है पानी के अंदर पल्यूटेंट की तरह ही एक्ट करे, क्योंकि नेचुरली हमारी वाटर बॉडी में पानी का टेम्परेचर उतना ज़्यादा तो रहता नहीं है जितना कि फैक्ट्रियों में से गर्म पानी निकल कर आ रहा होगा वो होगा. तो ऐसे में उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि लगता है हाँ बस टेम्परेचर का ही तो अंतर है, हमने कोई गंदी चीज़ थोड़ी डाली है, कोई कंटेमिनेशन थोड़ी किया है. लेकिन ये थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट्स और रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर. अब उस पानी में कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते होंगे जो कि हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और अगर आपने गर्म पानी रिलीज करना शुरू कर दिया किसी वाटर बॉडी के अंदर तो बेचारे उन ऑर्गेनिजम्स को तो दिक्कत हो जाएगी. दे आर रिड्यूस्ड इन नंबर. It may enhance the growth of plants and fish in extremely cold areas, but only after causing damage to indigenous flora and fauna. तो हर तरीके से चाहे वो सिर्फ हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, चाहे हम कोई कंटेमिनेंट डाल रहे हो, चाहे किसी भी तरह से पोल्यूशन हो, जैसे कि हमने देखा था ना एयर पोल्यूशन में, हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग तरह के पार्टिकुलेट और गैशियस हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं डाली, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कंटेमिनेट कर रही है एनवायरनमेंट को, लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है. जैसे कि नॉइज़ के केस में हमने कोई भी हार्मफुल, कोई भी जहरीला पदार्थ तो नहीं छोड़ा है हवा में, लेकिन फिर भी ये नॉइज़ का लेवल भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म कर रहा है. उसी तरह से वाटर पोल्यूशन में भी आप देखोगे कि अगर गर्म पानी, अगर हीटेड वेस्ट वाटर हम किसी वाटर बॉडी में ऐड कर रहे हैं, तो हालांकि हमने वहाँ पर कोई जहरीली चीज़ नहीं डाली, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दिया. तो इसीलिए सिर्फ हम जो पोल्यूशन की डेफिनेशन है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं. सबसे पहले बचपन में तो हमको यही सिखाया जाता है कि हमारे सराउंडिंग्स की
हमारी एनवायरनमेंट की कंटैमिनेशन को ही हम पोल्यूशन कहते हैं, लेकिन असल में किसी भी तरह का अनडिज़ायरेबल चेंज पोल्यूशन कहलाया जा सकता है। जैसे कि नॉइज़ में कोई भी कंटैमिनेंट नहीं है, फिर भी नॉइज़ की वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है ख़राब हो रहा है। उसी तरह से थर्मल वेस्ट वाटर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है। हमारे पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का भी हमें NCERT बुक के अंदर केस स्टडी दी हुई है, जिसमें आर्केटा मार्च के बारे में बताया है, तो इसको भी आप रीड कर सकते हो। और इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से गार्बेज को या सॉलिड वेस्ट को ट्रीट किया जाता है और हमारे एनवायरनमेंट को ये कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं सॉलिड वेस्ट के बारे में। अभी के लिए बाय बाय।